सो गुड इवनिंग ऑल। मैं मंगेश ज्ञानेश्वर बोरकर, संचालक संबोधि आईएएस एकेडमी मुंबई ठाणे। जो इंस्टीट्यूशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज, एमपीएससी स्टेट सर्विसेज, बैंकिंग, स्टाफ सिलेक्शंस, एनडीए, सीडीएससी और जितने भी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस है उसके लिए गत 15 वर्षों से काम कर रही है। और 600 प्लस हमारे ऑल इंडिया रिजल्ट्स है। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, अकाउंट सर्विसेज, एमपीएससी की जो भी स्टेट सर्विसेज है या फिर सबऑर्डिनेट सर्विसेज है, बैंक की जो क्लरिकल प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की जो सर्विसेज है, स्टाफ सिलेक्शन की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की 10th 12th और ग्रेजुएशन बेसिस की जो सर्विसेज है, उसमें काफ़ी सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। 600 से ज़्यादा हमारे ऑफिसर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है पूरे देश में और ऑल महाराष्ट्र में। और उसी के साथ-साथ मतलब प्रोफेशनल और स्ट्रैटेजिक कोचिंग के साथ-साथ जो हम 10th 12th और अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को देसे देते हैं, उसी के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक और एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जिसे हम सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, उसके लिए संबोधि आईएएस एकेडमी यह बहुत ही मतलब एक विजन रखे हमारे भारत के जो महापुरुष है और खास करके जो महाराष्ट्र के हम जिसे बोलते हैं, जैसे कल हमारे एक स्पीकर थे उमेश सोनावने सर, जो डिप्टी कमिश्नर है मुंबई मुंबई सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में मुंबई के। तो उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र को फूले शाहू अम्बेडकर का महाराष्ट्र, अम्बेडकर जी का महाराष्ट्र कहा जाता है। तो वही उसी विचारधारा को समर्पित संबोधि करियर एकेडमी का जो एक प्रशासक बनो अभियान है, वो भी चलता है। और साथ ही साथ देश के लोगों में संविधान के प्रति, संविधान की जो मूल्य व्यवस्था है, संविधान का जो परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, वो किस तरह से हो रहा है या उसमें फिर इम्प्लीमेंटेशन में क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं और क्या हमने अचीव किया, इन सारे बातों का लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए। इसलिए जब से हमारा इंस्टीट्यूशन चल रहा है तभी से मतलब किरीट कुडवे सर जो आज के चीफ स्पीकर है और निसार खान सर जो आज के जो उनके साथ जो दूसरे स्पीकर है, तो उसमें किरीट कुडवे सर को पता है कि संबोधि करियर एकेडमी का जो यहाँ पे मुंबई में यहाँ पे जो मुंबई में एक अभियान चला था, तो जब किरीट कुडवे सर जब मुंबई महानगर पालिका में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे एफ साउथ रीजन में एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने भी काफ़ी सारे संबोधि करियर एकेडमी के जो काफ़ी सारे जो सोशल एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के जो प्रोग्राम्स है, जो हम लोग आम लोगों के लिए रखते हैं, तो वो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स उन्होंने अटेंड किए थे। और वो विटनेस है संबोधि करियर एकेडमी की जो भी ग्रोथ हुई, क्योंकि उन्होंने ही मुझे मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अभ्युदय नगर के स्कूल में एक रूम अलॉट की थी, हमारे सारे इस सामाजिक कार्य के लिए और एजुकेशनल कार्य के लिए। तो संबोधि का जो मिशन है, वो लोगों को भी जागरूक करना संविधान के बारे में। और इस साल क्योंकि कोरोना पैंडेमिक है, तो हम लोगों ने काफ़ी सारे सेशंस जैसे 3 अप्रैल से मैंने ऑनलाइन सेशंस लेना भारत के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन सेशंस लेना स्पेसिफिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यूपीएससी, एमपीएससी, स्टाफ सिलेक्शंस, बैंकिंग के लिए लेना स्टार्ट किया था। काफ़ी सारे सेशंस हमने फ्री भी लिए थे अवेयरनेस के लिए। और उसमें ये हुआ कि कोरोना पैंडेमिक में हमारे जो भी ऑफिसर्स हैं ऑल इंडिया लेवल पे, उन्होंने भी काफ़ी सारे लोगों को गाइडेंस किया। दिल्ली से लेके यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, तमिलनाडु तक के स्टूडेंट्स ने हमारे उन सेशंस का भी फ़ायदा लिया। और उसी बात से फिर प्रेरणा लेके हमने यह भी सोचा कि भारतीय संविधान का जो संविधान दिवस है, तो उस संविधान दिन को हम हमेशा सेलिब्रेट करते थे, लेकिन वो हमारे क्लासरूम में होता था। तो हमें अपॉर्च्युनिटी मिली कि इस माध्यम से क्यों ना इस तरह ऑल इंडिया के लोगों के लिए हिंदी भाषा में स्पेसिफिकली सेशंस कंडक्ट करें। और फिर मैंने काफ़ी जो मेरे बैचमेट्स हैं, जो पुराने बैचमेट्स हैं, क्योंकि मैं भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की मेंस और बाकी एक लेवल तक पहुंचा था। 2004 में ही 5 में मैंने इंटरव्यूज वगैरह दी थी। सो मैंने सोचा कि चलो मेरे जो प्रत्यक्ष एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले जो काफ़ी सारे जो ऑफिसर्स है, जो अभी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर लेवल पे है, उनके साथ बात करके फिर मैंने यह प्रोग्राम जो है डिसाइड किया। इसी कड़ी में
26 नवंबर को पहला जो प्रोग्राम हुआ, जो तेलंगाना कैडर में हमारे मित्र है कालीचरण खरतड़े साहब, उनका फर्स्ट सेशन हुआ भारत के संविधान की जो प्रियम्बल है उसके ऊपर। सेकंड सेशन मेरा खुद हुआ, मूलभूत संकल्प, मूलभूत अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स उसके बारे में। थर्ड सेशन मेरे एक और हमारे मतलब उस दरमियान जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते थे, वो जो चित्रा लेले मैडम है, जो अभी एसएनटीटी यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एसएनटीटी आर्ट्स कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनका विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत अच्छा सेशन हुआ। उसके बाद जो चौथे और पांचवें सेशंस हुए, नागपाल लोकरे जी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में अपेडा में काम करते हैं, और जो बेसिकली जिनका एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने एग्रीकल्चर इश्यूज पे लिया। उसी दिन मेरे दूसरे मित्र हैं सुभाष कामड़े, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में ऑफिसर है कर्नाटका में, उनका लेक्चर हुआ। 30 नवंबर और 1 दिसंबर को हमारे डॉक्टर हेमंत त्रिपुरे सर, दूसरे हमारे फ्रेंड है, उनका लेक्चर मतलब जो भारत के जो कामगार है, जो लेबर है, उनके ऊपर हुआ। और दूसरा जो सेशन है उनका रिजर्वेशन के इश्यूज पे हुआ। और कल का जो सेशन था वो सोशल जस्टिस पे, उमेश सोनावने सर, जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट मुंबई रीजन में कास्ट वैलिडिटी जो स्पेसिफिक एक विषय है उसके डिप्टी कमिश्नर है, उनका कल सेशन हुआ। और आज हमारा यह इस इसके इस कड़ी में हमारा ये 8वां दिन है। और मुझे खुशी है कि मतलब जिन्होंने मुझे उस समय 2006 में रूम अलोकेट की थी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एफ साउथ वार्ड में, अभ्युदयनगर म्युनिसिपल स्कूल में, और जो काफी साल से संबोधि के मिशन के साथ एसोसिएटेड है, ऐसे कीर्तिवर्धन किरित कुडवे सर, प्लीज आप वीडियो अगर ऑन करेंगे दोनों, निसार खान सर और कीर्तिवर्धन सर, तो अच्छा होगा। यस, सो आई वेलकम a very close associate जो हमेशा सहकार्य करते रहते हैं, हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं संबोधि करियर एकेडमी के किसी भी प्रोग्राम को ऐसे। सर आवाज, सर आपकी आवाज। Mangesh might have been disconnected for some reason. He will join soon. सर Kirtivardan sir, how are you? क्या सर, वेरी फाइन सर, वेरी फाइन सर। It's great to hear you. सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। shall we start with our this thing? Mangesh sir is joining. I think let us wait for 1 or 2 minutes. 1 or 2 minutes. Yes sir, yes sir. Sir, it's indeed a pleasure to have you in this thing. No, I think it is means Sambodhi Academy has planned a very great citizens awareness campaign. Absolutely, sir. On the occasion of this Constitution Day. Right, sir. Which has brought all of us together with the spirit to revive the constitutional consciousness among the citizens of this country. Absolutely, sir. Absolutely. Mangesh Borkar, sir, usually he is the whistleblower. He is the initiator of several programs. We have, yes, I myself, as I stated, I myself have witnessed his several programs, not only in Mumbai, but in Thane and in Mumbai's other part, that is Vidya Vihar too. Borkar sir has initiated that Prashasak Bano Abhiyan,
and in that particular thing, he had created the group is still going on. His WhatsApp group is there, wherein Yes, yes. wherein wherein I would say successful personalities as well as the aspirant personalities are getting the benefit of this thing. True, Successful absolutely. personalities are sharing their experiences, and aspirants are gaining. It's really wonderful job. Always he has taken initiative, sir. Yeah, and the another notable point is whatever discussions or interactions which are happening here, they are very they are they are done in a very light-hearted manner, in a very free and friendly manner, without Sir. any sort of what we call academic pressure or something like that. Means even the participants feel free to share, to interact, whatever they feel, whatever they wish. So such a healthy atmosphere with all the means on one side the mentors on and other sides the aspirants, on the third side we have the officers who are now manning the various administrative posts. It's a very a healthy matrix, healthy what learning matrix. Absolutely, sir. Just now, Mangesh sir had called and he told that he's facing some net issues, but he's joining soon. And sir, as you stated, na, we experienced our ex Chief Secretary Ratnakar Gaikwad Sahib in our Huh. Sambodhi Academy's F South Wards Center. Okay. The Mangesh sir was in. And that time too, Mangesh sir had taken a lot of pains to gather all such personalities together for the what you say his Prashasak Bano Abhiyan. Several candidates have become successful through his academy, uh, and holding really eminent posts in the civil services as well as Maharashtra Public Service Commission post, banking services. Sir has taken a lot of efforts for that. One of his friend has a is holding a post of I forgot in railways. Railways. Even he had a session on this constitution, which I had witnessed for the aspirants of IS, that is administrative services. Sir. One of his Okay. friend is there in this thing. I would It is in say this Dharma. Indian Revenue Personal Service, Dr. Toshaba Shinde. Right, sir. Right, sir. Yeah. Right, sir. Uh, Most of us are, Also, one almost all of us are connected. sir. And sir, one more fellow which I experienced so cooperative, Khirsagar sir. He is there in Charity Commission department. Yeah, in Solapur, in here itself, with me Acha. itself. Acha. Just Previously, he was there. 2 or 3 days before, we were sitting together in my office. Great, sir. Great, sir. So, like-minded people are occasionally meeting together. This is the principle of what we say, coming together, discussing on the in a healthy manner, which we uh, expect society to be a good society to be. And for that, our efforts. What are our efforts? To Right, right. right, Here right. means the emphasis of uh, Sambodhi Academy as well as Mangesh Borkarji is to means not only create administrators, but means we should be having that courage. They should be having means along with courage, along with humanity, along with efficiency. They should have that sort of mentality that we should not cling to our posts. Means Right, sir. one should not be compromising any of these virtues just because he want to continue with his post. Means like for example, if tomorrow, if something is going to happen in my office where I am required to compromise my virtues or my values,
then what Sambodhi Academy says, that in such a situation you have to fight. You have to fight. Right, sir. You have to even uh, take a decision that, okay, my values, my principles are more important than this job, and based on that we can create other avenues. But just because I have to cling to my job, I will not support all those unethical and wrong things. This Right, foundation sir. of Sambodhi Academy, and this principle of guiding principle of Sambodhi Academy, it's what keeps all of us together with thing. I think Mangesh has joined. Mangesh, please continue. Yes, sir. Yes, sir. Hmm. Mangesh, over to you. थैंक यू वेरी मच. एक्चुअली कभी होता नहीं है, लेकिन ये आज हुआ है. 7-8 मिनट का पूरा मेरा नेटवर्क ये हुआ था. सो एनीवे, सो आई ओके. सो आपने, अच्छा, हेमंत त्रिपुरे सर ने लिया अभी 7 मिनट का सेशन. Just हाँ? sharing about the Sambodhi and its matrix. ओके, थैंक यू वेरी मच. नहीं, आई थॉट कि अभी मैं निकल गया हूँ तो बाकी चल रही कि नहीं मीटिंग. आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दैट. सो थैंक यू वेरी मच. ओके सर. सो instead of now, I don't want to waste more time. So I request Khan sir and Kirit Kudve sir to start this session which is related to right to education. So मैं अभी काफी सारे participants हमारे इसमें जुड़े हैं. तो मैं अभी किरीट कुडवे सर और खान सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्होंने अपना जो सेशन है आज का, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार. और काफी सारे उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो 25% का जो रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में. तो मैं दोनों ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट करूंगा और संबोधि करियर एकेडमी के माध्यम से मैं दोनों का स्वागत करता हूँ. और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे ऑल इंडिया से जो इस सेशन में जुड़े हैं उनका भी स्वागत करता हूँ. और मैं कुडवे सर को और खान सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करें. प्लीज सर. थैंक यू मंगेश सर. निसार सर, हम लोग शुरू करते हैं. हाँ सर, आप वीडियो ऑन करिए. जी. वीडियो सर, आप वीडियो ऑन कीजिए. दोनों भी वीडियो ऑन कीजिए ना, दोनों भी. हाँ हाँ. Thank you very much, Sambodhi Career Academy, and of Most course welcome, sir. the director Mangesh Borkar sir. On occasion of this 26th November Samvidhan Divas, we are celebrating in a unique manner. सर, आज के आपकी ये जो परिसंवाद की श्रृंखला है, इस श्रृंखला की एक कड़ी जो है, जो आपने हमको मौका दिया है, जिसमें आपने ये कहा है कि भारतीय संविधान में जो भारतीय संविधान का एक एप्लीकेशन जो है, शिक्षा का अधिकार, इस पर हमें कुछ प्रकाश डालना है. मुझे ये पता है कि हमारे सारे एमिनेंट जो लिसनर्स है और आई वुड से द पार्टिसिपेंट्स है, वो इससे वाकिफ है, इस एक्ट से वाकिफ है. फिर भी एक रिवीजन करते हैं या फिर हम आपस में एक डिस्कशन करते हैं, उस तरह से मैं इस पर बात करने की कोशिश करूंगा. संविधान दिवस की आपको सभी को शुभकामनाएं देते हुए, राइट टू एजुकेशन इज अवर राइट टू होप, हम इस पर आ जाते हैं. फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए, वो आर्टिकल 21 में दिए हुए हैं. आई थिंक आई एम ऑडिबल टू ऑल. yes sir. Yes, sir. Yes. फंडामेंटल राइट्स जो हमें आर्टिकल 21 में दिए हैं, तो 86वीं जो 86th अमेंडमेंट जो हमारे संविधान में हुई, वो इन द ईयर 2002 में हुई. और ये अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 21A इंसर्ट किया गया है. और ये आर्टिकल 21A की वजह से शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है, ये हमें प्राप्त हुआ है, ये बच्चों को प्राप्त हुआ है. एवरी चाइल्ड ऑफ इंडिया हैज गॉट दिस राइट. तो ये एक बैकग्राउंड के तहत एक बहुत अच्छा आर्टिकल मुझे इंटरनेट पे मिला, जो एक इन शॉर्ट हमें ये बताता है कि
ये जो शिक्षा राइट टू एजुकेशन का आर्टिकल जो है ये संविधान में किस तरीके से आ गया, किस तरह आ गया, तो ये एक दृष्टि आईएएस करके एक जो साइट है, वहां पर हमें बहुत अच्छे से मिला कि आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 39F ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इसमें आर्टिकल 45 जो है वो 6 साल से जिनकी उम्र कम है, ऐसे लोगों के शिक्षा की ऐसे बच्चों के शिक्षा के बारे में हमें बताता है। तो उसी और 39F भी हमें जो बताता है उस आधार पर ये 86th अमेंडमेंट आ गई है, जिसमें राममूर्ति कमेटी बैठी थी 1990 में, उनका जो रिपोर्ट है, फिर बहुत ही फेमस उन्नीकृष्णन जेपी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये एक केस है जिसका उल्लेख बहुत लोग करते हैं। तो ये जो लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसका भी इसमें हाथ है कि एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट फ्लोइंग फ्रॉम आर्टिकल 21। तपस मुजुमदार कमेटी का आप देख सकते हैं 86 अमेंडमेंट जो 2002 में हुई, वो है। और आर्टिकल 21A इंसर्ट हुआ, तो आर्टिकल 21A के अनुसार छात्रों को, इनफैक्ट आई वुड नॉट से छात्र, हम कहेंगे बच्चों को, बालकों को, इस देश के बच्चों को जो अधिकार मिला, वो अधिकार किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, ये एक्ट, ये इसके लिए जो कानून आ गया, वो कानून आने में 2009 साल आ गया। 2002 से लेकर के 2002 में संविधान में जो विशोधन हुआ, वहां से लेकर के पूरे 7 साल का ये माहौल चला गया कि जिसमें हमें ये मौलिक अधिकार एक्ट के रूप में मिल गया। बाकी तो ये एक्ट का जो ये एक्ट में क्या है क्या नहीं, ये हम आगे की कड़ी में देखेंगे। जो एक हमारे साथी है निसार खान सर, जिन्होंने ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इस एक्ट को बना लिया है। मेरी स्क्रीन भी आप सबको दिखती होगी। तो यस यस हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड को एक शॉर्ट में देख लिया है, जिसी को हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि 86 अमेंडमेंट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हुई है, 2002 में हुई है। और ये हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो बन गया है बच्चों का, सभी बच्चों का। और उसके लिए सभी हमारे संविधान में आर्टिकल 21A जो है वो इंसर्ट हुआ है, जिसके तहत 6 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक के सभी बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है। एलिमेंट्री एजुकेशन का, फंडामेंटल एजुकेशन का हमको राइट प्राप्त हुआ है। सिर्फ इसमें एक क्लेरिफाई करूंगा कि अगर CWSN बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ऐसे बच्चों के लिए ये मौलिक अधिकार जो है ये 18 साल की उम्र तक लागू है, ये एक्ट में कहा गया है। ये जो हमारा एक्ट है, एक्ट में 7 चैप्टर है, और ये 7 चैप्टर्स में से पहला चैप्टर जो है वो प्रिलिमिनरी है। और प्रिलिमिनरी चैप्टर्स में बहुत ज्यादा तो नहीं, पर एक शॉर्ट टाइटल है और डेफिनेशंस है। ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेफिनेशंस में अगर ये 2 नंबर का जो सेक्शन है, उसमें अगर हम डेफिनेशन में जाएंगे तो एक बाकी सारे डेफिनेशन तो आ जाएंगे। स्कूल का डेफिनेशन आ जाएगा, जहां पर 1 से 8वीं की शिक्षा दी जाती है। ऐसा ऐसी वो हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसमें स्कूल की कैटेगरी की गई है, दैट इज है सेक्शन 2N। तो सेक्शन 2N में ये क्लैरिफाई किया गया है कि स्कूल मीन्स एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल imparting एलिमेंट्री एजुकेशन। जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन इज स्टैंडर्ड 1 टू स्टैंडर्ड 8, और उसमें स्कूल के प्रकार बताए गए हैं, जो कि कुछ स्कूल ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने चलाए होंगे,
कुछ स्कूल ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से एड पाते होंगे, ग्रांटिंग एड पाते होंगे, सहायता पाते होंगे। तीसरी कैटेगरी जो है वो स्पेसिफाइड कैटेगरी है, जैसे सैनिक स्कूल वगैरह होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के मान्यता से चलने वाले, केंद्रीय विद्यालय कुछ होते हैं। और कुछ स्कूल, कोई और भी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा है? निसार सर, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? निसार सर, एक जैसे मैंने बताया कि तीसरी कैटेगरी जो स्पेसिफाइड कैटेगरी है, और चौथी कैटेगरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मंगेश सर ने पहले ही बताया है कि ये एक्ट का एक एप्लीकेशन, अभी एक्ट के एप्लीकेशन की बात करूंगा कि 25% रिजर्वेशन जो हर स्कूल में होगा, वो अनएडेड स्कूल जिनको गवर्नमेंट से या लोकल बॉडी से कोई ग्रांट नहीं मिलती, ऐसे अनएडेड स्कूल नॉट रिसीविंग एनी काइंड ऑफ एड और ग्रांट्स टू मीट इट्स एक्सपेंसेस फ्रॉम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। तो मैंने ये बताया कि इसका जो सेक्शन 2 है ये एक्ट का, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, इस एक्ट का जो सेक्शन 2 है डेफिनेशंस का, इसमें 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 जो एन क्लॉज है, एन सब सेक्शन हम एन बोले, एन में 1 2 3 4 स्कूल्स की कैटेगरी दी गई है, जिसको हमको गौर से देखना पड़ता है हमेशा। फिर चैप्टर 2 जो है मैंने बहुत ही सरल तरीके में केवल 2N पर गया, बाकी भी सारे डेफिनेशंस है कि एकेडमिक अथॉरिटी क्या होगी, वो अपने स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट प्रिस्क्राइब करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एकेडमिक अथॉरिटी जैसे एनसीईआरटी है, एनसीटीई भी है, वो बातें आगे आ जाएगी। अ, जैसे इस एक्ट का इस एक्ट इस एक्ट का अ, एक महत्वपूर्ण पहलू हम बोलेंगे, पहलू नहीं, इस एक्ट का आई वुड से कोर ऑफ दिस एक्ट इज इसका सेक्शन 3। ये चैप्टर 2 में सेक्शन 3 जो है, ये सेक्शन 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये सेक्शन के आधार पर बच्चों को एवरी चाइल्ड को ये अधिकार मिला हुआ है। एवरी चाइल्ड ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years, including a child referred to in clause D or clause E of section 2, shall have the right to free and compulsory education, and that too in a neighborhood। अब ये नेबरहुड को भी डिफाइन किया गया है। इन नेबरहुड स्कूल जहां पर एलिमेंट्री एजुकेशन दिया जाता है, नेबरहुड स्कूल यानी अगर आ, ये एलिमेंट्री एजुकेशन के दो पार्ट किए गए, फर्स्ट टू फिफ्थ एंड सिक्स टू एट्थ। फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए नेबरहुड का मतलब है 1 किलोमीटर के परिवेश में, और 6 to 8 के लिए नेबरहुड स्कूल का मतलब है 3 किलोमीटर के अंदर। ये जो सेक्शन 3 है, जिसने बच्चों को ये अधिकार दिया है, ये बच्चों का राइट है, ये राइट एक चाइल्ड का है कि हर एक चाइल्ड को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए। तो हिंदी में इसे हम इस एक्ट को कहते हैं शिक्षा का अधिकार। तो ये है बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, एक्ट कानून 2009। इसमें ये भी स्पेसिफाई किया गया है कि यदि 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 अगर चाइल्ड CWSN है तो उसको 18 साल की उम्र तक ये लाभ दिया जाएगा। अ, अब उसके भी 2 एक्ट है जो अ, इसमें उनका उल्लेख किया गया है। वो एक्ट है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, एंड
एक है और ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, हाँ, एक्ट 1995, जिसके अंदर ये CWSN को इस एक्ट के अंदर भी 18 साल की उम्र तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए। Again, persons with autism, cerebral palsy, mental retardation and multiple disabilities act 1999 के तहत वही बात की गई है कि ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की सुविधा दी जानी चाहिए, वो उनका हक है। फिर उसके बाद में ये एक्ट का जो सेक्शन 4 है वो अ, स्क्रीन जो है सर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये बीच-बीच में स्क्रीन ऐसी होती है, थोड़ा कोई होगा इश्यू। एक्ट का जो सेक्शन 4 है, ये स्पेशल प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन नॉट एडमिटेड टू और हु हैव नॉट कंप्लीटेड एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर 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 6 साल 6 साल की उम्र में बच्चे ने किसी स्कूल में प्रवेश नहीं किया है, तो और 7-8 साल तक उसने किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं किया है, तो ऐसे बच्चों के लिए एज एप्रोप्रिएट क्लास की सुविधा इसमें दी है। अगर वो बच्चे की उम्र 8 साल है, तो वो सीधा तीसरी कक्षा में उसको प्रवेश मिल सकता है। अगर बच्चे की उम्र 9 साल है, तो सीधा चौथी कक्षा में उसको प्रवेश मिल सकता है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये एक नया नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, एक जीआर भी निकाला हुआ है और ये कहा है कि किस तारीख को ये उम्र होनी चाहिए। हर स्टेट में शायद हो सकता है कि अलग-अलग हो, राजस्थान स्टेट में अलग हो, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट में ये तारीख जो है, जिस किस तारीख को 6 साल पूरे होने चाहिए, तो हर हर साल के 31 दिसंबर तक ये 6 साल पूरे होने चाहिए। पहले इसके तहत रूल था कि 30 सितंबर को 6 साल पूरे होने चाहिए थे। फिर उसको बढ़ा करके 15 अक्टूबर किया था, जो कि प्रिंसिपल्स को राइट दिया था। बट नाउ अभी सभी छात्रों के लिए, सभी बच्चों के लिए 31 दिसंबर को एज कंप्लीशन की डेट दी गई है। अ, महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र के अलावा और स्टेट इस एक्ट के तहत, इस एक्ट का जो आर्टिकल 30 सॉरी आर्टिकल नहीं, इस एक्ट का जो सेक्शन 38 है, ये 38 सेक्शन हर एक स्टेट को हक अधिकार देता है कि वो अपने-अपने स्टेट में इस एक्ट को कंप्लाई करने के लिए रूल्स बना सके। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 11 अक्टूबर 2011 के नोटिफिकेशन निकाल कर रूल्स बनाए हुए हैं और जिसके तहत ये बच्चों की आयु, बच्चों की उम्र फिक्स करने की डेट जो थी वो 30 सितंबर थी, बट अभी एक नए नोटिफिकेशन से उन्होंने वो डेट को 31 दिसंबर कर दिया गया है महाराष्ट्र में। फिर और एक बच्चों का अधिकार जो है वो है वो वो है वो है राइट टू ट्रांसफर टू अदर स्कूल। बच्चों को किसी और स्कूल में ट्रांसफर होना है, तो पहले ऑब्जेक्शन फॉर लोकल माइग्रेशन किया जाता था, पर अब वैसे नहीं है। बच्चे अ, अपनी पसंद की स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं। अपने अगल-बगल में जो भी उनको अच्छी स्कूल लगे 1 किलोमीटर के परिवेश में, तो वो जा सकते हैं। सर मैं इसमें चैप्टर थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। जी सर, सेक्शन 5 में सर आपके परमिशन से ऐड करना चाहूंगा। सेक्शन 5 प्लीज बहुत बोलो। इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, एक स्कूल में से दूसरे स्कूल में जाना है, तो बहुत सारे हेडमास्टर्स, प्रिंसिपल्स लिविंग सर्टिफिकेट देते नहीं है। इसके करेक्ट, लिए पेरेंट्स को काफी दिक्कत होती है। ये सेक्शन 5 ये बोलता है कि इफ you want to transfer school, it is the right of the student, he or she can transfer school, and the concerned headmaster or principal, if delaying or denying to issue the certificate, leaving certificate, disciplinary action can be taken against that headmaster. It is very important. राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट निसार सर। ओके। Yes, thank you, sir. यस, 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 बहुत अच्छा किया आपने। मैं थोड़ा जल्द जाने की कोशिश कर रहा था, आपने मुझे ब्रेक भी लगाया और बहुत अच्छा वो पॉइंट मिस नहीं होने दिया कि ये तो वो उस बच्चे का अधिकार है कि उसको किस स्कूल में जाना है, तो हेडमास्टर्स लिविंग सर्टिफिकेट को डिनाई नहीं करेंगे, डिले नहीं करेंगे
और ऐसा अगर होता है तो डिसिप्लिनरी एक्शन, जो भी सर्विस रूल्स उस स्कूल के कर्मचारियों को लागू है, उस सर्विस रूल के अंतर्गत एप्लीकेबल है, उनके अंतर्गत उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन ली जा सकती है। फिर ये जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है, 7 चैप्टर में से जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 जो है वो ड्यूटीज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड पेरेंट्स। फर्स्ट टाइम पेरेंट्स की ड्यूटी आ गई है। तो तो मतलब अब ये फर्स्ट टाइम हम इस एक्ट को 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में ये लागू हुआ था। जब लागू हुआ था तो इसमें जम्मू कश्मीर को अ, छोड़ करके लागू हुआ था, पर हाल ही में ये एक्ट अब जम्मू कश्मीर को भी लागू हो गया है। तो 1 अप्रैल 2010 से लेकर के आज तक ये कानून 2009 में बना है। इसका नोटिफिकेशन जो है वो 27 अगस्त 2009 का है, लेकिन ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में, सिवाय जम्मू एंड कश्मीर के। तो 1 अप्रैल 2010 से आज तक 10 साल पूरे हो गए इस एक्ट के, लेकिन लेकिन इसकी जो जन जागृति जिस मात्रा में होनी चाहिए थी, उस मात्रा में हुई दिखती नहीं है। ये ड्यूटीज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी एंड पेरेंट्स की हम बात कर रहे थे। तो सेक्शन 6 जो है वो ड्यूटी ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जैसे फाइनेंस अवेलेबल करके देना, या 1 किलोमीटर के अंदर पहली से 5वीं की क्लास होना, 3 किलोमीटर के अंदर 6ठी से 8वीं के वर्ग होना। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लोकल बॉडी और स्टेट गवर्नमेंट शेयर करेंगे। अब उसी तरह ये गवर्नमेंट की ड्यूटी ये है ensure good quality elementary education conforming to the standards and norms specified in the schedule. शेड्यूल में इसमें एक्ट के लास्ट में, आखिरी में एक शेड्यूल दिया गया है, और गुड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन conforming to the standards and norms specified in the schedule, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गुड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन जो जो हमारे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट को क्रियान्वयन करने के लिए जो रूल्स बनाए थे वो 9 अप्रैल 2010 में ही बनाए थे। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट में ये रूल बनते बनते 11 अक्टूबर 2011 का दिन आ गया था, और इसमें इसमें ये गुड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट की है, वो लोकल बॉडी की भी है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अगर महानगर पालिका क्षेत्र है तो महानगर पालिका क्षेत्र में जो प्राइमरी एजुकेशन की, एलिमेंट्री एजुकेशन की जिम्मेदारी होती है वो महानगर पालिका की होती है, और स्टेट गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियल हेल्प करता है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट के करिकुलम्स होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, यही बात होती है। तो गुड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन अब हमारे हर एक बच्चे का अधिकार हुआ है, और दैट टू कंफर्मिंग टू द स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स जो स्पेसिफाइड किए गए शेड्यूल में, उसकी तरह। तो जहां कहा हमें गुड क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिखता, वहां पर इस एक्ट के तहत रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो सकती है। और भी ये है कि एडमिशन का प्रोसीजर, अटेंडेंस का प्रोसीजर, कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का बाय एवरी चाइल्ड, ये देखना भी ये स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी जो भी वहाँ की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उनका काम है। लोकल अथॉरिटी का भी जैसे हमने बोला कि अपने क्षेत्र में जितने सारे स्कूल्स है, जैसे बृहन मुंबई महानगर पालिका महाराष्ट्र के 2 जिलों के लिए बनी हुई है, मुंबई सिटी एंड मुंबई सबर्ब। महाराष्ट्र के इन 2 जिलों के लिए बृहन मुंबई महानगर पालिका है। तो
इसके लिए जो एकेडमिक कैलेंडर डिसाइड करना होता है, इसका इसका राइट जो है वो जिला शिक्षण अधिकारी के पास होता है। इस लोकल बॉडी लोकल 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 अथॉरिटी की जो ड्यूटी है, उसका वो एक अहम भाग है। ऑफ कोर्स कि प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर टीचर्स और अदर सारी फैसिलिटीज देना, स्पेशल ट्रेनिंग फैसिलिटी जो सेक्शन 4 में हमने बच्चों की बात की थी। सेक्शन 4 में ऐसे एज अप्रोप्रिएट एडमिशन की बात है कि बच्चा अगर 9 साल का है तो उसको चौथी क्लास में मिले, लेकिन उसका जो पिछला सारा अभ्यास है वो किस तरीके से किया जाएगा, तो उसके लिए स्पेशल करिकुलम अलग से एक डेवलप किया जाता है, कुछ बुक्स डेवलप किए जाते हैं और बच्चों को अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन, एडिशनल सप्लीमेंट्री एजुकेशन दे करके अन्य छात्रों के बराबर लाया जाता है। तो ये जो सेक्शन 4 में जो बच्चों का अधिकार दिया गया है, उसके लिए काम करना, उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की, बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग देने की, टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी जो है वो भी लोकल बॉडी की है। एंड ऑफ कोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्कूल के लिए, स्कूल बिल्डिंग के लिए, टीचिंग स्टाफ के लिए एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल अवेलेबल करके देना, ये जिम्मेदारी भी लोकल बॉडी के स्कूल्स के लिए लोकल बॉडी की है। लोकल बॉडी के एरिया में अगर अगर प्राइवेट स्कूल्स भी चल रहे हैं जो, तो उनमें भी ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है नहीं, इसकी जांच करना और उस तरीके से व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी लोकल बॉडी की है। एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल जिसको हम कहेंगे, जो मैंने इसके पहले भी जिक्र किया कि आर्टिकल 10, आई एम वेरी सॉरी कि मैं बार-बार मेरे ज़बान से आर्टिकल शब्द निकल रहा है। मैं सेक्शन 10 की बात कर रहा हूँ। सेक्शन 10 जो है इस एक्ट का, ये कहता है ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियंस। It shall be the duty of every parent or guardian to admit or cause to be admitted his or her child or ward, as the case may be, to an elementary education in the neighborhood school. यह पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो गई है कि वो अपने बच्चों को नजदीक के नेबरहुड स्कूल में दाखिल करे, उनको एडमिट करे। एक और दूसरी अहम बात है कि ये एक्ट में बात की गई है प्री स्कूल एजुकेशन की। हालांकि प्री स्कूल एजुकेशन पर बहुत काम नहीं हुआ है। मैं अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में या मुंबई में प्री स्कूल चलाने के लिए आज भी कोई गवर्नमेंट का या लोकल अथॉरिटी से रिकॉग्निशन नहीं लेना पड़ता। जैसे कि हमको अगर पहली से 5वीं की स्कूल चलानी है या पहली से 8वीं की स्कूल चलानी है, तो लोकल बॉडी से, स्टेट गवर्नमेंट से हमको स्कूल चलाने की परमिशन लेनी पड़ती है। उसकी फर्स्ट रिकॉग्निशन होती है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो हर 5 साल के बाद उनको रिकॉग्निशन का एक्सटेंशन कराना पड़ता है। ऐसी कोई भी बात ये प्री स्कूल के बारे में फिलहाल आज के डेट में लागू नहीं है। आने वाले समय में जब हमारा अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, आ चुकी है, जिस पर अमल हो जाएगा बहुत ही जल्दी, स्टेट गवर्नमेंट उस पर अपने रूल्स भी निकालेंगे, तैयार करेंगे, तो उस समय न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसकी बात की गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्री स्कूल एजुकेशन पर जोर भी दिया गया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उनके रिकॉग्निशन की बात भी की गई है। तो ये तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात है, लेकिन तब तक आज भी अगर हम देखें तो प्री स्कूल के लिए हमारे यहाँ पर कोई सख्त रूल्स नहीं है। जैसे हमने आर्टिकल 10 में पेरेंट्स की जिम्मेदारी देखी है, उसके पहले हमने स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी देखी, उसके पहले हमने लोकल अथॉरिटी की जिम्मेदारी भी देखी है इन शॉर्ट में। अब ये प्री स्कूल से हम फिर चैप्टर 4 में आते हैं।
चैप्टर 4 ऑफ दिस एक्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्कूल्स एंड टीचर्स। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है कि इसमें स्कूल की और टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और करीब करीब सेक्शन 12 से लेकर के सेक्शन 27 सेक्शन 28 तक ये स्कूल की और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है। स्कूल जब से हमने हमने पहले ही बोला था कि सेक्शन 2 में जो डेफिनेशंस दिए गए हैं उसमें 4 तरह के स्कूल की कैटेगरीज बताई गई है। तो इम्पोर्टेंटली जो निसार खान सर थोड़ा मैं ये एक्ट के सारे, पहले तो इस एक्ट में 38 क्लॉजेस थे, और एक बार एक्ट में भी विशोधन हो गया है, संशोधन हो करके अभी एक्ट में 39 क्लॉजेस है। तो ये 39 क्लॉजेस पर जाने के बाद में निसार खान सर जिस योजना की बात करने वाले हैं वो है राइट टू एजुकेशन के अंदर जो 25% एडमिशंस प्राइवेट स्कूल्स में रिजर्व रखे जाते हैं दो तरह के छात्रों के लिए, दो तरह के बच्चों के लिए, एक है वंचित और दूसरा है दुर्बल। एक है डिप्राइव्ड क्लास और दूसरा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो वो बात हम करेंगे, वो सेक्शन है सेक्शन 12, और सेक्शन 12 एक सी, सेक्शन 12 एक सी के तहत वो जो योजना है कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी जो भी स्पेशली अनएडेड स्कूल्स है, ऐसे अनएडेड स्कूल्स में, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, अनएडेड स्कूल्स में एंट्री लेवल पर किसी स्कूल की एंट्री लेवल ये नर्सरी हो सकती है, किस स्कूल की एंट्री लेवल जूनियर केजी हो सकती है, किस स्कूल की एंट्री लेवल फर्स्ट स्टैंडर्ड हो सकती है। हमारी एंट्री लेवल क्या है ये स्कूल स्वयं डिसाइड करता है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो पोर्टल दिया है उस पर वो फिल करता है। तो एंट्री लेवल पर जितनी भी सीट्स है, जितने भी छात्रों को एडमिशन दिया जाता है, अगर अगर उसकी संख्या एक डिवीजन है तो 40 हो सकती है, 30 हो सकती है, तो उस संख्या में से 25%, यानी अगर 2 डिविजन्स है स्टैंडर्ड फर्स्ट के, तो 40-40 80 बच्चों को अगर स्टैंडर्ड फर्स्ट में प्रवेश देना है, तो उसमें से 25% यानी 20 सीट रिजर्व रखनी है। 20 सीट्स रिजर्व रखनी है, ये एक्ट के 12 एक सी के तहत, कलम ये सेक्शन 12 के तहत सेक्शन रिजर्व 12 रखनी है। सेक्शन 12 के तहत रिजर्व रखनी है उन बच्चों के लिए जो जो बिलोंग करते हैं डिप्राइव्ड क्लास से या वीकर सेक्शन से। इस पर डिटेल में जाएंगे तो वो निसार सर बात करेंगे इस योजना पर पूरी, और महाराष्ट्र स्टेट का जो पोर्टल है, जो बनाया गया है, आरटीई का पोर्टल जो बनाया है, उस पोर्टल आरटी 25% के लिए महाराष्ट्र स्टेट के पोर्टल पर जो जगह दी गई है वो डिटेल में निसार सर बताएंगे। फिर कोई भी स्कूल कैपिटेशन फी ले नहीं सकता, और एडमिशन के वक्त कोई भी स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं होगी। ऐसा अगर होता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। ये फाइन है, और वो फाइन 25,000 तक के हो सकता है पहली बार अगर कोई ऐसी भूल करे तो, और फिर उसके बाद में 50,000 50,000 का फाइन हो सकता है आगे के हर एक वक्त। दूसरा एक स्कूल की जिम्मेदारी ये भी है कि एडमिशन के वक्त वो एज प्रूफ के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स ले। तो बहुत ही आसान है कि वो अगर एडमिशन के वक्त अगर अभिभावकों ने, पेरेंट्स ने अगर ये बताया कि बाबा इसकी एज इतनी है, तो उसको मानना भी जरूरी है। पेरेंट्स का एक राइटिंग में लेटर ले लेंगे कि इतनी उम्र इतनी, तो वो भी मानना है, प्रोवाइडेड कि उसके बाद में पेरेंट्स वो लोकल अथॉरिटी से या बाद में उसका बर्थ सर्टिफिकेट ले आए, या तो फिर पेरेंट्स अपने खुद ही एक उसका सर्टिफाई करे कि मेरे बच्चे की उम्र इतनी है, ये चल सकता है।
तो यूजुअली क्या होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, बर्थ एंड डेथ का जो बर्थ डेट एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हमको जो सर्टिफिकेट देना पड़ता है वो बाद में दिया तो भी चल सकता है। लेकिन अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है, एज प्रूफ बच्चे के पास नहीं है, उस कारण से किसी को एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता। अ, एक 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 सेक्शन 16 जो है वो ये कहता है कि एग्जामिनेशन एंड होल्डिंग बैक इन सर्टेन केसेस। एग्जामिनेशन लेना पहली से 8वीं तक, एग्जामिनेशन यानी बोर्ड एग्जामिनेशन है। पहली से 8वीं तक कोई बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होगी या कोई एग्जाम पास करने की। लेकिन इसमें भी अब संशोधन हुआ है। हम कहेंगे कि इसमें एक अमेंडमेंट हुई है इस एक्ट में, और स्टेट को ये राइट दिया है कि वो अगर चाहे, स्टेट अगर चाहता है, महाराष्ट्र में ये हुआ नहीं है, स्टेट अगर चाहता है तो कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं में परीक्षा ले, और कक्षा 5वीं या कक्षा 8वीं में परीक्षा लेकर के अगर बच्चा कोई भी छात्र अगर वीक पाया जाता है तो उसे और एक अपॉर्चुनिटी दे, और एक अपॉर्चुनिटी देकर भी वो वीक पाया जाता है तो फिर वो उसको होल्ड बैक किया जा सकता है। लेकिन महाराष्ट्र में ये अभी लागू नहीं हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एक्ट में 5th और 8th क्लास पर परीक्षा का प्रावधान किया है। स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये भी बात आती है कि नो फिजिकल पनिशमेंट, नो देखिए सर, मेंटल 10 बजने हरासमेंट। वाले सर 10 बजने वाले हैं, थोड़ा सा वक्त रह गया है, थोड़ा सा या आगे या क्यों या पॉइंट नहीं आई नहीं, नो। चलेगा सर, चलेगा। ओके, कोई, हाँ 25 का मतलब, थोड़ा लेना रहेगा। थैंक हाँ हाँ, या 25 का भी इम्पोर्टेंट है। या हाँ, या नहीं, तो सर कोई ने अभी काफी फिजिकल सारी बातें ओके वैसे सर, बता दी ओके। है। हाँ, तो मैं बहुत थोड़ा सा जल्द गति से आगे चलता हूँ। कोई भी स्कूल अब नहीं चलेगी विदाउट रिकॉग्निशन। स्कूल को रिकॉग्निशन चाहिए। आरटी एक्ट के तहत एक प्रोफार्मा दिया हुआ है, उस प्रोफार्मा की सारी बातें स्कूल को कंप्लाई करनी है तो ही उसको रिकॉग्निशन मिलेगा। अ, अ, हर एक स्कूल में एक स्कूल मैनेजमेंट कमिटी होनी चाहिए। स्कूल मैनेजमेंट कमिटी में 75% पेरेंट्स होंगे। अच्छा, ये बात जो है स्कूल मैनेजमेंट कमिटी की, ये स्कूल मैनेजमेंट कमिटी की बात ये गवर्नमेंट और लोकल बॉडी के स्कूल्स के लिए लागू है, और जो प्राइवेट स्कूल्स है उसमें भी स्कूल मैनेजमेंट कमिटी रहेगी, लेकिन वो एडवाइजरी कार्य करेगी। और ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का ये काम भी है जो सेक्शन 22 में दिया है कि उसने स्कूल डेवलपमेंट प्लान तैयार करना है। अगले 2 साल में हम क्या करेंगे, स्कूल को कैसे किस तरीके से डेवलप करेंगे उसका प्लान तैयार करना है। फिर एक स्कूल की जिम्मेदारी में ये भी आता है कि वो क्वालिफाइड टीचर्स को अपॉइंट करे। टीचर्स के क्वालिफिकेशन में अब एक बात बढ़ गई है, वो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो टीईटी जिसे कहा जाता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये हर एक स्टेट अपनी भी कंडक्ट करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का कंडक्ट करते हैं। तो अब किसी भी व्यक्ति को अगर शिक्षक के रूप में कार्य करना है तो उसके पास एक एजुकेशन की डिग्री के साथ में, एजुकेशन का डिप्लोमा होता है, एजुकेशन की डिग्री होती है, उसके साथ में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किया हुआ सर्टिफिकेट भी चाहिए। टीचर्स के भी कुछ ग्रीवेंसेस होते हैं, उसको रिड्रेस करने के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम का प्रावधान इस एक्ट में है, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उस टीचर को पहले से लागू है उसके अंतर्गत वो अपना कार्य ये ग्रीवेंस रिड्रेसल कर सकते हैं। एक प्यूपिल टीचर रेशो दिया गया है जो कि बहुत अच्छे से ये एक्ट के साथ में जो शेड्यूल दिया हुआ है उसमें स्पष्ट किया है। प्यूपिल टीचर रेशो यूजुअली हम देखेंगे तो इट इज 40:1 होना चाहिए मैक्सिमम, 40:1 फॉर क्लास 1 to 5th, और 6 to 8 के लिए 35:1 भी है। क्लास 1 to 4 के लिए अगर टोटल स्कूल की स्ट्रेंथ जो है वो अगर 200 से कम है, 150 से कम है, तो पर क्लास 30 स्टूडेंट्स का प्रावधान है। अ, तो निसार सर आगे आएंगे शायद।
टीचर्स की वैकेंसी भी फिल करना चाहिए। हम आएंगे सीधा अब टीचर्स की उस बात पर कि अब टीचर्स को प्राइवेट ट्यूशंस करने की परमिशन नहीं है। नो टीचर शैल एंगेज हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन प्राइवेट ट्यूशन और प्राइवेट टीचिंग एक्टिविटी। लेकिन और सर वो अगर गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट में हो या किसी भी स्कूल में कार्य करते हो तो उनको प्राइवेट ट्यूशंस की परमिशन नहीं है इस एक्ट के अब इसका इम्प्लीमेंट ओके किस तरीके से होता है वो बात अलग है सर। ओके अभी ओके ओके फिलहाल एक और ओके इम्पोर्टेंट बात है कि टीचर्स को पहले कोई भी ड्यूटी गवर्नमेंट का काम आया, कोई नई स्कीम आई तो टीचर्स को उस पर लगाया जाता था, पर अब टीचर्स को नॉन एजुकेशनल पर्पस के लिए नहीं लिया जा सकता, एक्सेप्ट उसमें कुछ प्रावधान दिए, जैसे कि इलेक्शन का हमारा जो रेगुलर काम है, डिजास्टर में अगर कोई ड्यूटी है तो, और एक सेंसस की बात है। हम्म अच्छा, इलेक्शन के रेगुलर काम में नहीं, केवल इलेक्शन के कुछ इमरजेंसी वर्क के लिए लिया जा सकता है। अब ये जो चैप्टर 5 है इस एक्ट का, जो हमने पहले स्क्रीन पर बताया था कि जो करिकुलम एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का है, जिसमें जो सेक्शन 29 है हमारा, करिकुलम एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर, सेक्शन 9 के 2H में मैं जरा तेजी से जाता हूँ, 2H में ये दिया गया हुआ है कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन ऑफ चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज। तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ एवरी चाइल्ड, हमने इसके पहले एक बात की थी कि नो एग्जामिनेशन, तो नो एग्जामिनेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई एग्जाम नहीं होगी, तो बच्चों का कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता रहेगा, जिसमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन दोनों का अंतर्भाव है। अ, अ, महाराष्ट्र स्टेट ने 20 अगस्त 2020 को 20 अगस्त 2000 सॉरी 20 अगस्त 2010 को एक कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की स्कीम महाराष्ट्र स्टेट के लिए डेवलप की गई है, और उसका जीआर है, जो गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन है वो है 20 अगस्त 2010 का। उसके बाद में उसमें कुछ अमेंडमेंट थोड़ी बहुत उस जीआर में भी हुई है, पर बेसिक वही है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन। और 8वीं कक्षा अगर बच्चे ने क्लियर की है, किसी छात्र ने क्लियर की है, तो उसको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना है। 8वीं कक्षा के बाद में एक परीक्षा भी होगी, और उसने जो क्षमताएं निर्धारित की गई है एकेडमिक अथॉरिटी ने, वो क्षमता उसने प्राप्त की है, ऐसा सर्टिफिकेट उसे मुख्याध्यापक द्वारा दिया जाएगा। चाइल्ड्स के राइट के प्रोटेक्शन की बात है, वो है चैप्टर 6, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन। और उसके लिए सेंट्रल लेवल पर एनसीपीसीआर और स्टेट लेवल पर स्टेट एससीपीसीआर की स्थापना हो चुकी है। स्टेट एडवाइजरी काउंसिल भी है और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल भी है, और अगर किसी बच्चों की कोई कंप्लेंट है तो एनसीपीसीआर के माध्यम से उस पर दखल ली जाती है, एससीपीसीआर भी उस पर कार्य करता है और वो कंप्लेंट को रिजॉल्व कर देते हैं। चैप्टर 7 जो है वो मिसलेनियस है, और जिसमें डायरेक्शंस इशू करने के पावर है, प्रोसिक्यूशन का काम भी है, जैसे अगर अनऑथोराइज स्कूल्स जो चल रही है तो चलती है, तो उसके लिए सेक्शन 36 जो है वो प्रोसिक्यूशन का परमिशन देता है। इसमें ये भी है कि ये भी प्रावधान है कि उस स्कूल को 1 लाख रुपए का दंड है, और अगर वो कंटिन्यू चलता रहेगा तो आगे 10,000 का वो भी दंड है, पर डे 10,000 रुपीज। अच्छा, ऑफ कोर्स कि हर एक एक्ट में जो होता है, जो गुड फेथ में किया जाता है, ऐसे एक्शन को प्रोटेक्शन का प्रावधान भी सेक्शन 37 में है। सेक्शन 38 जो पहले मैंने बोला कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो अपने रूल्स बनाए, और इट्स ऑफ कोर्स वो एक्ट से कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होने चाहिए। और वो रूल्स महाराष्ट्र स्टेट ने 11 अक्टूबर 2011 के नोटिफिकेशन द्वारा प्रसारित किए हैं। आर्टिकल 39 ऑफ दिस एक्ट, ये हाल ही में इसमें इंसर्ट किया गया है, हाल ही में इन द सेंस कि वो 2012 में
एक्ट अगर 2009 में आया, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, तो 2012 में इसका सेक्शन 39 जो है वो इसमें इंसर्ट किया गया है, और जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्ट के अमल में जो डिफिकल्टीज आती है, वो डिफिकल्टीज रिमूव करने का अधिकार दिया गया है। एक्ट के अंत में एक शेड्यूल दिया गया है, ये शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्कूल अगर स्कूल को चलना है तो ये शेड्यूल के मुताबिक, ये शेड्यूल में दी गई बातों का पालन उस स्कूल द्वारा किया जाना चाहिए। ये शेड्यूल है, ये सेक्शन 19 और सेक्शन 25 पर आधारित है। सेक्शन 19 ऑफ दिस एक्ट एंड सेक्शन 25 ऑफ दिस एक्ट, इसमें नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर अ स्कूल, अगर स्कूल को एस्टेब्लिश करना है तो नॉर्म्स हो गए, जैसे कि इसमें पहला पार्ट है कि नंबर ऑफ टीचर्स, प्यूपिल टीचर रेशियो क्या होगा। दूसरा पार्ट है कि बिल्डिंग के नॉर्म्स क्या होंगे। तीसरा पार्ट है कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ अ स्कूल इन अ ईयर, और मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर अ टीचर। फिर टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट क्या होने चाहिए, लाइब्रेरी एंड प्ले मटेरियल, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ऐसे सात प्रावधान इस नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर अ स्कूल में दिए गए हैं, जिसको कंप्लाई करना हर स्कूल की जिम्मेदारी है। एलिमेंट्री एजुकेशन हमारा स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 8 तक है। मैंने बहुत जल्दबाजी में इसको कवर करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि अब मैं अपने कुछ प्रश्नों के पहले निसार सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि निसार सर, जो अपना सेक्शन 12 है, वो 12 के आधार पर हमारे महाराष्ट्र स्टेट ने जो 25% एडमिशन जो प्राइवेट स्कूल्स में रिजर्व रखने की महाराष्ट्र की जो योजना है, वो कृपया आप एक्सप्लेन करें। थैंक यू सर, थैंक यू। 10:10 होने वाले हैं, मैं शॉर्ट में ही लूंगा। अब यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्क्रीन को आड़ा कर लेंगे तो ठीक से देख पाएंगे। जी सर। आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे आगे है? जी सर। RD25 एडमिशन आड़ा करके जरा आपको अच्छे से दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं? जरा कोई मुझे बताएगा। दिख रहा है सर, दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन 12C के अंदर ये आता है। सर ने अभी इसकी डिटेल बता दी। मैं इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट है थोड़ा वो लेना चाहूंगा। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में नोटिफिकेशन आपको दिखता है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला था। नोटिफिकेशन ये एक के बाद एक 2, 3, 4 नोटिफिकेशन आ चुके हैं कि ये RT एक्ट के तहत में 25% का जो स्कीम है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो ये 2010 में तो एक्ट लागू हो गया था, लेकिन धीरे धीरे ये आना शुरू हुआ। पहले तो मुझे अच्छी तरह याद है 12-13 में जो स्टार्ट हुआ था, उस वक्त में ऑनलाइन नहीं था, तो एडेड स्कूल वालों ने भी उसमें उनको लिया गया था। और फिर बाद में धीरे धीरे नोटिफिकेशन आते गए, क्लैरिटी आती गई, और फिर धीरे धीरे आज हम इस जगह पे खड़े हैं कि अच्छी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। मैं आगे उसको बताऊंगा। तो ये नोटिफिकेशन का कॉपी यहाँ दिया है। अब यहाँ पर जो भी बच्चा एडमिट होता है उसको फ्री में, जो भी अच्छे स्कूल जिनको बोले जाते हैं, प्राइवेट स्कूल, जो बड़े स्कूल बोले जाते हैं, जहाँ पे एडमिशन मिलना इतना इजी नहीं होता है एक आम आदमी के लिए, या जहाँ की फीस ज्यादा होती है, वहाँ पर बच्चे को फ्री सीट मिलती है और 8वीं कक्षा तक उसको फ्री में पढ़ाया जाता है, कोई फीस नहीं ली जाती। पेरेंट्स को अगर प्रॉब्लम आता है तो बाकायदा गवर्नमेंट यानी हम लोग उसके पार्ट है, हम उनको डिफेंड करते हैं। स्टार्ट में इम्प्लीमेंटेशन में ऐसा भी आया कि सीट में मिल गई है, ऑनलाइन सिलेक्शन भी हो गया है, और एडमिशन लेने के लिए वो गया है पेरेंट, उसको गेट के अंदर ही नहीं आने दिया गया। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? जी सर। पेरेंट को गेट के अंदर आने नहीं दिया गया, तो वो कंप्लेंट लेके आते हैं। तो फिर धीरे-धीरे उसको क्या बिल्कुल ऐसी केसेस हुई है सर। जी, तो उसके लिए बाकायदा कमेटी बनाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट अगर उसको सीट मिली है तो स्कूल को किस तरीके से कंपेल किया जाए कि वो फ्री सीट दे, कोई फीस चार्ज ना करे और एडमिशन कंफर्म करें। तो मैं और आगे इसके बारे में बात करूंगा। यहाँ पर सर ने आपको बता ही दिया कि 1 लाख से कम इनकम जो है वो जिनका है वो एलिजिबल है वीकर सेक्शन के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, या कास्ट वाले।
ओबीसी है, एसटी है, जो कुछ भी है। और तीसरा एक इसमें और भी है जो हैंडीकैप है, हैंडीकैप के लिए भी ये सीट लागू है। ऑनलाइन सिस्टम से चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर। कुछ स्लाइड्स में दिखाता हूँ आगे की, फिर आपसे मैं थोड़ी सी डिटेल में इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे बात करता हूँ। एड्रेस प्रूफ, यहाँ डॉक्यूमेंट जो जरूरी होते हैं, एड्रेस प्रूफ है, बर्थ सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट, दोनों में से एक होगा। अगर इनकम ग्रुप में तो कास्ट की जरूरत नहीं, कास्ट अगर उसका है, कास्ट सर्टिफिकेट वो दे रहा है तो उसको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट ने जो रूल्स बनाए उसमें ये रखा है, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट महाराष्ट्र स्टेट का ही चाहिए, तब वो महाराष्ट्र के लिए एलिजिबल होगा, ऐसा उन्होंने बनाया है, पॉलिसी मैटर है। दैट इज मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए डिसेबल्ड के लिए या जो हैंडीकैप के है। और अगर कोई विडो है या डाइवर्सी केस है, मदर अगर सिंगल पेरेंट है तो उसके लिए है। अब यहाँ आपको राइट साइड में थोड़े चित्र दिख रहे होंगे, सिलेक्शन इज डन बाय ऑनलाइन लॉटरी, दिख रहा है आपको? नहीं सर। जी सर जी। हाँ, देखो वहां पर जी सर। तीन बाउल्स रखे हैं, 1 2 3 रखा हुआ है। तो स्टार्ट में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लॉटरी इसकी ऑनलाइन होती थी। जो चिट्ठियां दिख रही है वो सिर्फ डिजिट उसमें उठाए जाते थे, बाद में ऑनलाइन लॉटरी रन होती थी। और नीचे जो बैठे हुए हैं दिख रहे हैं हमारे महेश पालकर सर दिख रहे हैं और अधिकारी, मैं भी नीचे बैठा हूँ। ये इस तरीके से पूरा हॉल में सामने की पब्लिक नहीं दिखती होगी आपको, सबके सामने पत्रकारों की मौजूदगी में लॉटरी होती थी। पेरेंट्स को एसएमएस जाते थे और फिर वो डेट निश्चित की जाती थी कि कितने डेट से लेके कब तक उनको एडमिशन के लिए जाना है। अवेयरनेस के लिए ये बहुत बड़ा पार्ट है कि लोगों को पता होना चाहिए ये स्कीम कब शुरू हो रही है, कब बंद हो रही है। आमतौर से हमारे यहाँ जनवरी में स्टार्ट होती है महाराष्ट्र में, जनवरी से लेके अप्रैल तक का, 30 अप्रैल तक का ये मतलब टाइम उन्होंने निश्चित किया है। लेकिन कभी कभी वो जून और जुलाई तक भी चला जाता है। अभी तो पेंडेमिक की वजह से अभी तक भी आखिरी राउंड हमारा चल रहा है। राइट साइड में देखते होंगे एक वीडियो दिख रहा है आपको, यानी वीडियो का इमेज है। नीचे यूजर मैनुअल्स बनाए गए हैं, वेबसाइट पे अपलोड किए गए हैं। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि ये जो वेबसाइट महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो बनी है, इसमें बहुत सारी चीजें हमारी मुंबई की टीम ने उसमें साथ में रह के काम किया है। आज भी वेबसाइट पे जो हमारी मुंबई की टीम हमारे बनाया निसार हुआ सर वीडियो है और ये यूजर मैनुअल भी वेबसाइट पे स्पेशली अभी भी निसार मौजूद सर। है। हाँ, थैंक यू ओके। सर। ये सर कुछ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, हाँ, सर ने ये जो कहा कि स्पेशली निसार बनाए सर का गए हैं उसमें वो निसार कंट्रीब्यूशन है। सर ने। जी जी, हमारी टीम यस। सबने मिलकर बनाया। तो और निसार अवेयरनेस, सर हाँ एक, निसार सर एक ही सिर्फ सर, निसार सर एक ही हाँ, क्वेश्चन बीच में आया था कि ये इनकम जो है वो एनुअली है या मंथली, तो ये एनुअल एनुअल इनकम होता है। एनुअल एनुअल यस। इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार के से बना हुआ वही एप्लीकेबल होता है। तो ये यूजर मैनुअल्स भी बनाए गए हैं, बहुत सारे वीडियो बनाए गए यूट्यूब चैनल के माध्यम से। फिर हम लोग न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देते हैं। हमारे जितने कॉर्पोरेटर्स होते हैं, एमएलएज होते हैं, उनके पास भी हैंडबिल्स बना करके हम उन तक पहुंचते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये स्कीम का पता चले। और सोशल मीडिया के जरिए से कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो सके। तो मैं आपको आगे, अच्छा ये वेबसाइट देख लीजिए, वेबसाइट student.maharashtra.gov.in या rt25admission.maharashtra। राइट साइड में हमारी वेबसाइट का आपको इमेज दिखेगा, दोनों इमेजेस आपको दिखेंगे। मैं चाहे तो लाइव आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ आप ये आंकड़ेवारी देखिए, 14-15 से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ महाराष्ट्र में। तो सबसे पहले 2 सिटी लिए गए थे, पुणे और मुंबई पायलट प्रोजेक्ट पे लिए गए थे। तो 14-15 की ये आंकड़ेवारी आपको दिखती होगी। 312 स्कूल है, सीट्स है 8234 है। अब ये स्लाइड दिख रही है आपको? जी निसार सर, आपको स्लाइड दिख रही है? तो धीरे धीरे हाँ, अवेयरनेस हाँ, बढ़ती गई और अवेयरनेस बढ़ती गई। यहाँ 2014-15 में टोटल एडमिशन हुए थे 1069 और बढ़ते बढ़ते हर साल बढ़ता गया, अवेयरनेस आती गई। और 2019-20 लास्ट ईयर 3436 एडमिशन कंफर्म हुए थे। मुंबई के लिए सिर्फ मैं कह रहा हूँ, महाराष्ट्र का तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये साल जो है 2021 में 3821 आज तक की तारीख के एडमिशन कंफर्म हुए हैं। मीन्स 1000 से बढ़ते बढ़ते 1600, 2500, 2700, 3200, 3400 और 3800 यहाँ तक का ये आंकड़ा बढ़ता चला गया है। मीन्स लोगों में अवेयरनेस आ रहा है। अब ये जो वेबसाइट है इस पे सब कुछ दिया गया है। होता यह है कि अवेयरनेस होने के बाद में
ऑनलाइन फॉर्म पहले हम स्कूल रजिस्ट्रेशन करते हैं, स्कूल अपनी मालूमात उसमें फिल करती है, पहली में कितने विद्यार्थी, और ऑटोमेटिक सिस्टम वो कैलकुलेट करता है, अगर 40 विद्यार्थी है तो 10 सीट उसके हो जाते हैं। तो पहला पार्ट होता है स्कूल रजिस्ट्रेशन, उसके लिए एक 8-10 दिन का टाइम दिया जाता है। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन होता है तो अधिकारी उसको चेक करते हैं ऑनलाइन, यानी स्कूल ने जो इन्फॉर्मेशन फिल की है इधर वो करेक्ट है या वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो अधिकारी ऑनलाइन चेक करके वेरीफाई करके जब फाइनल हो जाती है सीट्स, पूरा डेटा फाइनल होता है, उसके बाद हम पेरेंट्स का राउंड स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन राउंड। तो एप्लीकेशन राउंड जो होता है उसके पहले मीटिंग ली जाती है, एक मीटिंग होती है जिसमें पूरे, जैसे मुंबई का मैं बताता हूँ, हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में होता है महाराष्ट्र की, तो उसमें सारे एचएम्स को बुलाया जाता है और जो काम करने वाली टीम होती है एचएम्स के साथ में, या हमारी वेरिफिकेशन कमेटी बनाई गई है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई इस साल क्या चेंजेस है, क्या अपडेशंस है। ट्रेनिंग देने के बाद में फिर पेरेंट्स की भी मीटिंग अलग अलग लेवल पे ली जाती है ताकि उनको पता चले कि हम किस तरह ये करेंगे। तो दोनों पार्ट में ट्रेनिंग देने के बाद में पेरेंट्स का राउंड स्टार्ट होता है। जब पेरेंट्स को मदद करने के लिए, एक तो पेरेंट अपने घर से ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है या साइबर में जाके भर सकता है, लेकिन हमारे मदद केंद्र जिसको बोलते हैं हेल्प सेंटर्स, जैसे मुंबई में 41 हेल्प सेंटर्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं। अच्छा, यहाँ एसएससी बोर्ड के स्कूल, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल, आईसीएसई बोर्ड के स्कूल, आईजीसीएसई, सारे ही टाइप के स्कूल इसमें शामिल है। 370 स्कूल उस वक्त में इस समय मुंबई में है, महाराष्ट्र में बड़ा आंकड़ा है इसका, बड़ी संख्या में। और यानी बड़े बड़े स्कूल्स में हमारे गरीब बच्चे बहुत खुशी के साथ कह रहा है कि बच्चे अच्छी तरीके से शिक्षण ले रहे हैं, और बहुत सारे स्कूल ऐसे जो अच्छी तरीके से वो बिहेव भी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं थोड़ा सा और डिनाई करते हैं या थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्कूल्स हैं जहाँ पे 100% उन्होंने एडमिशन दिए हैं और फ्री उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो पेरेंट्स का जब राउंड स्टार्ट होता है, उसकी एक डेट होती है, उसके बाद में लॉटरी के राउंड स्टार्ट होते हैं। अभी इस साल से ऐसा हो गया कि एक लॉटरी होती है और बाकी वेटिंग लिस्ट राउंड होता है। तो जो फॉर एग्जांपल किसी स्कूल में 15 सीट थे, तो 15 में से सिलेक्ट तो 15 हुए, एप्लीकेशन आए तो 200, 300, 400, अभी 15 का नंबर आ गया है, बाकी लोगों का वेटिंग लिस्ट में वो सिस्टम उसको ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। अगर वो 15 में से पहले राउंड में फॉर एग्जांपल 3 लोग नहीं आए, 12 लोग आए, तो 3 लोग जो अगले वेटिंग लिस्ट राउंड से आ जाते हैं। पहले क्या होता था कि सिलेक्शन होने के बाद में पेरेंट स्कूल में गए, तो पहले मैंने कहा कि भाई गेट में ही अंदर आने नहीं दिया, या गेट में आए तो कुछ ना कुछ क्यूरी निकाल के उनको रिटर्न कर दिया कि नहीं तुम्हारा ये डॉक्यूमेंट बराबर नहीं, वो नहीं, और फिर धक्का खिलाने स्टार्ट कर दिया थे। तो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी डिसाइड की कि नहीं, अभी एडमिशन सिस्टम में एचएम नहीं करेगा, हमारी कमेटी करेगी। तो कमेटी जो होती है जिसमें ब्लॉक ऑफिसर होता है, कुछ रिप्रेजेंटेटिव पेरेंट्स के भी होते हैं, इस तरह एक कमेटी होती है, कमेटी चेक करती है, सिस्टम में लॉगिन उनके पास होता है, डायरेक्टली वो एडमिशन कंफर्म करके स्कूल के पास प्रिंट निकाल के भेजते हैं कि आपको बस एडमिशन देना है, आपको किसी भी सूरत में इसको डिनाई नहीं करना है। अभी एक स्कूल, हमारा नाम नहीं लूंगा, XYZ, उसने कुछ प्रॉब्लम किया कि नहीं हम एडमिशन नहीं देंगे, तो हमारे एजुकेशन ऑफिसर ने, हमारे के सर जो है, प्रोड्यूसर जो है, डिप्यूटी एजुकेशन, इन्होंने उसकी हियरिंग लगाई, स्कूल को बुलाया, उसके मैनेजमेंट को बुलाया कि क्या बात है आप क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने मुद्दा रखा कि भाई हमको रिइंबर्समेंट नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट रिइंबर्समेंट देती, जो बच्चे की फीस होती है स्कूल फ्री में, उन पे भी फाइनेंशियल लोड नहीं आना चाहिए, इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिइंबर्समेंट देता है। जो फीस बच्चे ने लेनी चाहिए थी वो फीस गवर्नमेंट उनको पे कर रही है। तो उन्होंने कहा कि एक पार्ट का हमको रिइंबर्समेंट नहीं मिला, तो उनको जजमेंट लिखा हाई कोर्ट का कि देखो यहाँ आप कोई भी एडमिशन रिइंबर्समेंट के लिए डिनाई नहीं कर सकते, आपको एडमिशन देना पड़ेगा। रही बात आपके जो अमाउंट बाकी है वो आपको अगले इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा। तो इस तरीके से बाकायदा पेरेंट को पूरा साथ दिया जाता है और हमारे इंस्पेक्टर जो होते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें है कि एक ग्रीवेंसेस का भी इसमें एक पेरेंट्स को ऑप्शन दिया गया है, ऑनलाइन वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं कि भाई हमको यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरीके से एक अच्छे तरीके से ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और मैं समझता हूँ कि और स्टेट्स में भी इस तरीके से होता होगा, और स्टेट्स में भी इस तरीके से होता होगा। तो यहाँ पर मैं जी सर। स्क्रीन मेरा रिटर्न लेता हूँ, मैं आपको देखिए 10:21 हो गए, 2 मिनट के लिए मैं आपको लाइव हमारी वेबसाइट दिखाता हूँ। वेरी गुड।
आप वेबसाइट देख पा रहे हैं? यस 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 सर। जी सर जी। student.maharashtra.gov.in ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे RTE पोर्टल दिया गया है। यहाँ पूरी जानकारी दी गई यहाँ पे वेबसाइट पे। एडमिट लॉगिन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो पेरेंट्स का लॉगिन। अब यहाँ पे हर चीज है वेबसाइट पे। जो लोग स्टडी कर रहे हैं, ये सेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, मैं समझता हूँ आप गूगल पे टाइप कीजिए student.maharashtra.gov.in और इस वेबसाइट पे बहुत सारा खजाना है। यहाँ वीडियोस पे क्लिक करते हो तो यहाँ वीडियो आ जाएगा, आपको वीडियो आप पूरा देख सकते हो, पूरी इंफॉर्मेशन है। मैनुअल अगर आप देखोगे तो इसमें मैनुअल दिया गया है, जो यूजर मैनुअल अभी यहाँ पे। एडमिशन शेड्यूल यहाँ पर होता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नोटिसेस होती है, अभी देखो ये 4-5 दिए कि भाई ये डेट दिया गया 28/11 तक का, ये लास्ट सेशन का राउंड का टाइम था। अब यहाँ नोटिफिकेशन का पार्ट है, इसको क्लिक करने के बाद सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है। GR अबाउट एंट्री लेवल, यहाँ जितने ऐसे कनेक्टेड GR वो आपको मिल जाएंगे। हेल्प सेंटर का जो लिस्ट है हमारा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं, आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट जितने भी सिलेक्ट करने हैं वो मिल जाएंगे। इसी तरीके से जो लिस्ट सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड वो भी यहाँ होता है। एक कोई पेरेंट है, उसको ये है कि भाई मेरा क्या हो गया, यहाँ पे एक ऑप्शन है एप्लीकेशन वाइज डिटेल्स। यहाँ पर अगर वो फॉर्म नंबर अपना डालता है, अच्छा हमने सिस्टम ऐसी बनाई है महाराष्ट्र में कि हर साल फॉर्म नंबर इस तरह हो सर 19, अगर 2019 का वो एप्लीकेशन है तो 19 से शुरू होगा, 19 MS और आगे जो भी उसका नंबर आता है। अभी यहाँ इस साल 2020 चल रहा है, तो इस साल में जो एप्लीकेशन नंबर जो रहता है वो 2020 से शुरू होता है, 20 से स्टार्ट होता है। तो एप्लीकेशन नंबर डालते ही उसका पूरा डिटेल यहाँ मिल जाता है। अगर कोई पेरेंट परेशान है कि भाई मेरा क्या हुआ, यहाँ देख सकता है। यहाँ देखिए पूरा स्टेट में क्या स्टेटस इस वक्त है आपको दिख सकता है। ये पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है, टोटल स्कूल कितने, वैकेंसी कितनी, एप्लीकेशन कितने आए, सिलेक्ट कितने हुए और कंफर्म कितने हुए एडमिशंस। ये वेबसाइट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट का भी देख सकते हैं और शो ऑल करके यहाँ पे शो ऑल का भी देख सकते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड है इस पे स्टडी करना चाहते हैं बाद में, अच्छी तरीके से वेबसाइट को आप स्टडी कीजिए, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि RTE एक्ट के बारे में जैसे सर ने पूरी डिटेल में बात की है, लेकिन एक थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा। जो अमेंडमेंट्स इसमें हुए हैं, जो लोग स्टडी कर रहे हैं लॉ की या जो हमारे IAS या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्टडी कर रहे हैं, तो वो अमेंडमेंट भी देखना चाहिए। जैसे 2017 में अमेंडमेंट हुआ है, 2017 अमेंडमेंट एक्ट, आप गूगल में डालोगे तो अमेंडमेंट जो 17 में वो एक्ट हुआ है, सेक्शन 23 में अमेंडमेंट एक हुआ है, वो दिख जाएगा। 2019 में अमेंडमेंट हुआ है, 2019 में अमेंडमेंट हुआ है कि भाई एग्जाम आप ले सकते हो, तो आप वो कॉपी भी डाउनलोड करके देख, अगर आपने गूगल में टाइप किया डाउनलोड RTE अमेंडमेंट 2019 इस तरीके से, तो मैं समझता हूँ ये अब 10-25 होने वाले हैं। वेबसाइट के बारे में मैंने बात की और स्क्रीन शेयरिंग का मैं अभी ऑप्शन मैंने स्टॉप कर दिया है। और किसी को इस बारे में कुछ RTE 25% के बारे में या पहले से जो बात चल रही थी उसके बारे में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने शॉर्ट में अभी मेरा तकरीबन पॉइंट कवर करने की कोशिश की है। थैंक यू निसार, थैंक यू सो यस मच। सर, थैंक यू Thank वेरी you. मच सर। आप, मैं रिक्वेस्ट आप दोनों से करता हूँ कि अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो बेटर रहेगा, आप दोनों। सर कुडवे सर, हाँ आणि यस 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 ओके, सो थँक यू व्हेरी मच, हाँ थँक्स अ लॉट कुडवे सर एंड थैंक्स अ लॉट निसार सर, निसार खान सर। खान सर आपने क्या है ऑन किया है आपने वीडियो? हाँ हाँ सर, हाँ तो थोड़ा सा सबको दिखेंगे तो बेटर रहेगा। ओके यस यस, हाँ हाँ यस, थैंक्स अ लॉट सर। बहुत अच्छी, मतलब जो देखिए कि ये जो इंफॉर्मेशन है अभी इसके माध्यम से, मतलब ये जो हम कॉन्स्टिट्यूशन से लेके जो सीरीज हमने चलाई है उसके माध्यम से यही उद्देश्य है कि भारतीय संविधान आखिर क्या है। तो भारतीय संविधान में इतने अच्छे जो सब कुछ प्रावधान है, जो राइट्स के लिए प्रावधान है, तो उसका एप्लीकेशन किस तरह से हो रहा है यह बताना यही हमारी कोशिश है। और उसमें आप दोनों लोगों ने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन सर दी है, क्योंकि काफी सारे, मतलब अभी क्या होता है ना कि राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है, फिर उसके बाद ये 25% का जो क्राइटेरिया है, आप अगर मुंबई के सोसाइटीज में या फिर मुंबई के जो आम लोग है या
किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, तो उनको अगर पूछोगे तो उनको ये RTE 25 के बारे में पता नहीं होता है काफी सारे लोगों को। तो ऐसे लोग इससे वंचित रह जाते हैं कि जो एलिजिबल थे लेकिन उनको पता नहीं है, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसकी वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाते, काफी सारा कंफ्यूजन होता है। मेरा एक क्वेश्चन रहेगा सर इसमें, जैसे केंद्रीय बोर्ड की जो कुछ स्कूल्स होती है हमारे यहाँ पे, CBSE बोर्ड की, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल्स होती है, जैसे डिफेंस में काम करने वाले जो लोग हैं, नौकरी करने वाले, या सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाले जो लोग होते हैं, तो उनके बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स होती है, तो उनको ये एक्ट लागू होता है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट की जैसे स्कूल्स होती है, उनको ये जो स्टेट में है अपने, तो उनके लिए ये लागू होता है क्या अपने स्टेट का RTE? सभी सर वो कौन से अ, स्टेट में है? हाँ सर बोलिए, आप बोलिए। नहीं हाँ, जैसे अभी यही बात महाराष्ट्र में है, है, सपोज RTE ठाणे में है, एक्ट सपोज ठाणे में है, अभी मैं ठाणे में रहता हूँ, तो हमसे 3 किलोमीटर की हर दूरी पे एक एक स्कूल स्कूल है। को अ, हम्म। सर हर एक स्कूल को RTE एक्ट लागू है, लेकिन RTE ओके। एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 12 के तहत जो 25% कोटा का जो प्रावधान है, ये प्रावधान नॉन माइनॉरिटी अनएडेड स्कूल्स के लिए है। अच्छा, नॉन माइनॉरिटी अनएडेड स्कूल्स। जी, ओके। अगर कोई ओके। माइनॉरिटी स्कूल इसको रन कर रही है तो उनमें ये प्रावधान नहीं होता। माइनॉरिटीज के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 है, जिसके तहत हम्म। उनको अपने कुछ राइट्स है। हम्म। तो माइनॉरिटी स्कूल्स में ये प्रावधान नहीं होता। नॉन माइनॉरिटी अनएडेड स्कूल्स में, एडेड स्कूल में तो मिनिमम फीस पर शिक्षा होती है। एकदम गवर्नमेंट का रेट होता है ₹5, ₹6, ₹7, ₹8, ₹9, हम्म। ₹10 या ₹15, ₹20। और हम्म। स्टेट की जो स्कूल्स होती है, लोकल बॉडी की स्कूल से उसमें तो फ्री शिक्षा है ही। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, यस। फ्री एग्जैक्टली शिक्षा है। तो अनएडेड स्कूल जो है हाँ। उनमें ये होता है। अब हम्म। जो आपने केवीज की बात की, तो केवीज हाँ। स्पेशली एस्टेब्लिश ही उन्हीं के लिए है, और वो 3 नंबर के कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैंने दो एन में बताया था आपको, सेक्शन 2N, हम्म। N1, N2, हम्म। N3 एंड N4, उसमें वो स्पेसिफाइड कैटेगरी में हम्म। आता है। उसको इसमें हम्म। RT 25% का कोटा उसके अंदर नहीं होता। केंद्रीय में नहीं होता है, केंद्रीय स्कूल्स में नहीं होता है। वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के ही स्कूल्स है। अनएडेड ओके, स्कूल्स, ओके। अच्छा। अनएडेड हाँ, स्कूल्स हाँ, हाँ। प्राइवेट स्कूल। माइनॉरिटी है। प्राइवेट। ओके। लेकिन सर केंद्रीय स्कूल्स में कुछ ऐसा है क्या कि जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के बच्चे नहीं है, और लेकिन वो आम जनता से है, तो उनके लिए आपको कुछ उसके बारे में जानकारी है, मतलब उसके बारे में कुछ कल्पना विथ रिस्पेक्ट टू देम? क्योंकि एक मेरा नहीं सर, फ्रेंड है, क्या बोले सर, फिर से जरा बोलेंगे जैसे क्वेश्चन? केंद्रीय केंद्रीय विद्यालय में सर, खान सर, जैसे सपोज गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज नहीं है, लेकिन उनके जो दूसरे जो है जनता से, मतलब जो पब्लिक से जो लोग हैं, उनके लिए कुछ प्रोविजंस है क्या? क्योंकि मेरे एक केंद्रीय विद्यालय में तो सिलेक्शन होता है ना सर। केंद्रीय विद्यालय सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, उनका कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। अगर ओके, वो ओके। स्कूल से कांटेक्ट करेंगे तो वो बताएंगे। बहुत सारे, अच्छा वो रेसिडेंशियल स्कूल भी बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय होते हैं। हम्म। तो उसमें उनसे आप एक्चुअली उन्होंने क्या नाउंस रखे हैं, मगर वो हम्म। पब्लिक के बच्चों के लिए भी होता है। ओके, ओके। थैंक यू अ, सर। कुछ काफी सारे मुझे क्वेश्चंस सर है यहाँ पे दिख रहे। मुझे सैनिक सर स्कूल का एक यूजुअली क्वेश्चन है, हमारा धोटे सफर सर जो ने आता पूछा है, है। जी जी, वो स्पेसिफाइड कैटेगरी का स्कूल है। लोटे सर का क्वेश्चन मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ सर, वो सैनिक स्कूल में वो प्रोविजन होता है क्या सर? सैनिक स्कूल सैनिक स्कूल में RT 25% के अंतर्गत कोई कोटा? हाँ हाँ हाँ, यस यस। हाँ, नहीं सर, नहीं नहीं होता। गवर्नमेंट स्कूल है ना, उसमें नहीं आएगा। वो केवल गवर्नमेंट भी नहीं, वो स्पेसिफाइड कैटेगरी का स्कूल है। उसके हाँ उसके बराबर। एंट्रेंस का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया पहले से डिसाइड है। यूजुअली ये सैनिक स्कूल्स में एंट्री मिलती है ये 6ठी कक्षा या 9वीं कक्षा में, और उसकी वो एग्जाम्स होती है। उस तहत वो उसका एडमिशन प्रोसीजर है, तो उसमें ये नहीं होता। और RT 25% के अंतर्गत जो जो रिजर्व कैटेगरी है, जैसे कि
वंचित गट और दुर्बल गट। वंचित जो है SC ST NT DT या जैसे निसार सर ने बताया अपंग विद्यार्थी, HIV एड बाधित विद्यार्थी, ये सारे आएंगे डिप्राइव्ड में। और दुर्बल गट जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम है, ऐसे बच्चों के लिए नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में ये RT 25% का प्रावधान है महाराष्ट्र, एक और बात वो मैं भी ऐड करना एंट्री लेवल चाहूंगा। पर। हाँ सर। जी सर। सर एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा सभी सुनने वालों के लिए। एक चीज ये भी है कि हम लोगों ने महाराष्ट्र में इस बात का भी कोशिश किया है कि कोई इसका मिसयूज ना करे। ऐसा नहीं कि कोई दलाल आके बोले कि चलो इतना पैसे दे दो हम आपका एडमिशन करवा देंगे। तो ऐसे जो लोग थे उनको भी हमने ट्राइस करने की कोशिश किया, और यहाँ तक कि एक मुझे अच्छी तरह पता है हमने पुलिस में कंप्लेंट दिया कि इस तरीके से लोग ये कर रहे हैं। हमारे मदद केंद्र फ्री केंद्र है, वहां जाइए, टोटल फ्री है ये प्रोसेस। इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। और निसार सर एक बात है कि हमने कोर्ट केस भी फेस की है, और कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये दिया है, ऑर्डर में ये लिखा है कि NGO को हम हियरिंग के समय नहीं एंटरटेन करेंगे। जी जी ओके, ये कोर्ट का वर्डिक्ट है ना सर? सर बोलिए बोलिए सर। अभी निसार सर ने जो बात बताई ना, लेकिन फैक्चुअली देखा जाए तो वो बहुत सारी जगहों पर हो रहा है। RT का जो है बेनिफिट, तो उसका मिसयूज ही हो रहा है एजेंट थ्रू। इतने पैसे दे दो और हम एडमिशन करा देंगे, ऐसे ही हो रहा है बहुत सारी जगहों पर। नहीं तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने अवेयरनेस करना चाहिए, पेरेंट को समझाना चाहिए कि क्यों आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं, आप क्यों बेवकूफ बनते हैं, क्योंकि वो लोग बेवकूफ बनाते हैं। ऐसे भी लोग हैं कि उसने एक्चुअली रियल में सिलेक्शन हुआ उसका। निसार सर ने कुछ ये बनाए हैं, इस पर वीडियोस बनाए हैं जो YouTube पर अपलोड किए हुए हैं कि कैसे किया जाएगा। हमारे बृहन मुंबई महानगर पालिका के एक स्कूल के हेडमास्टर है हरीश यादव सर, उन्होंने इसके ऊपर एक फिल्म बनाई है। वो फिल्म भी YouTube पर है। आप अगर स्वप्न पूर्ति करके टाइप करेंगे स्वप्न पूर्ति, तो आपको एक 18 मिनट की फिल्म देखने मिलेगी। तो फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से, इश्तिहार के माध्यम से इसकी ये की जाती है। और स्पेशली अगर कोई भी बंदा गूगल में RT 25% एडमिशन इतना ही टाइप करे, तो उसको हमारी महाराष्ट्र स्टेट की RT की वेबसाइट भी मिल जाएगी, और उसके ऊपर सारे प्रावधान जो है लिखे हुए हैं, उसके वीडियोस जो निसार सर ने हमको बताए। तो हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वेबसाइट के बारे में बताना चाहिए। जी हाँ सर। जी हेलो जी सर, एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, उसकी हेलो आपका आवाज नहीं आ रहा। लास्ट ईयर से घर पे है, 5 years ओल्ड चाइल्ड, 1 साल से वो घर पे है। हाँ वर्षा, हाँ दुसरा कोणाचा क्वेश्चन आहे ते विचारा, कारण ऑलरेडी वेळ झालेली आहे। लास्ट में मैं बोलता हूँ, शायद उसमें आपका जवाब मिल जाएगा। ये एडमिशन जो है RT 25 है, ये सिर्फ एंट्री लेवल के लिए है। यानी सर ने जैसे नर्सरी, जूनियर KG और पहली तक का है। उसके बाद 20 की क्लास के लिए महाराष्ट्र में अब तक इम्प्लीमेंट नहीं है। यानी कोई समझे कि 20 दूसरी कक्षा में, चौथी में, 5वीं में, तो वहां अभी इम्प्लीमेंट यहाँ नहीं है। सिर्फ एंट्री पॉइंट के लिए RT 25%। ओके हेलो हाँ ओके सर। पूछना था कि हमारे यहाँ पे जो अभी RT एक्ट के अंदर जो एडमिशन होते हैं वहाँ पे एरिया प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। तो अगर हमें वो एरिया से भी यानी जो स्कूल हमारी पसंद की है वो ज्यादा एरिया में आती है, तो वो इसमें हम एडमिशन ले सकते हैं क्या अंडर दिस एक्ट? मैडम, RT एक्ट जो है ना, वो नेबरहुड स्कूल को प्रोवाइड करता है। तो नेबरहुड स्कूल का मीनिंग इसमें दिया गया है। नेबरहुड स्कूल का मीनिंग है स्टैंडर्ड 1st to 5th के लिए 1 किलोमीटर का दायरा है, स्टैंडर्ड 6 to 8 के लिए 3 किलोमीटर का दायरा है। अगर हम RTE 25% रिजर्व सीट्स के बारे में बात करें, तो ये जो सीट्स है ये बेसिकली 1 किलोमीटर के अंदर का महाराष्ट्र में
1 किलोमीटर के अंदर के अगर बचे हैं तो 3 किलोमीटर के अंदर वालों का भी विचार करती है और उसके बाद में 3 किलोमीटर के बाहर वालों का भी विचार होता है इसमें। लेकिन फर्स्ट राउंड जो आएगा, फर्स्ट राउंड 1 किलोमीटर के अंदर जिनका है उन्हीं के लिए आएगा। ओके, और सो उस सर चैट में एक सवाल आया है, किसी ने पूछा है अगर बीच में की कक्षा है, छठी में 7वीं में एडमिशन डायरेक्टली एज की बुनियाद पे होता है तो क्या उसको कोई टेस्ट पास करने कोई जरूरत नहीं है, कोई डायरेक्टली जरूरत उसको एडमिशन दिया जाएगा। और अगर वो लेवल तक नहीं है तो ये जिम्मेदारी उस टीचर स्कूल की दी जाती है कि वो एक्स्ट्रा उस पे एफर्ट्स करके उस लेवल तक लाए, कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है इसके लिए। थैंक यू। ओके, अच्छा बहुत अरे बाप रे, अच्छा ये काफी बातें पता नहीं होती है काफी सारे लोगों को। सर जैसे ये अभी बात हुई कि सपोज 3 किलोमीटर के बियॉन्ड अगर स्कूल है तो उसमें मेरे ख्याल से एक ये भी प्रोविधान है कि जैसे बस का वगैरह अगर फेयर होता है किसी प्राइवेट स्कूल में हम जाते हैं नॉन एडेड में, तो बस का वगैरह जो फेयर है वो शायद पेरेंट्स को बियर करना होगा, हाँ ऐसा ऐसा ही कुछ? ऐसा ही यस। ऐसा ही। अगर वो उससे ज्यादा एरिया के बाहर है तो हम्म, ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी पेरेंट की होगी, उसमें क्लियर ऐसा लिख के आता है, सिस्टम पे भी लिख के आता है। ओके ओके, लेकिन काफी सारे सर जैसे मैंने एक बार चेक किया था तो काफी सारे जो स्कूल्स है, जैसे हम नॉन एडेड की बात करते हैं, बड़े बड़े जो स्कूल्स होते हैं तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होते उनका मतलब ये अगर सभी को कंपलसरी है नॉन एडेड को तो वो उस वेबसाइट पे या फिर उस लिस्ट रिफ्लेक्ट में इसलिए नहीं हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। दो बातें रजिस्ट्रेशन इसमें 2 बातें हैं। एक तो वो बहुत अच्छी स्कूल दिखती है हमको लेकिन वो कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रन करती है। हाँ और अच्छा तो दूसरी बात ये होती है कि वो नॉन माइनॉरिटी है पर फिर भी उसने जो रजिस्ट्रेशन किया नहीं है वो अभी तक पकड़ में नहीं आया। तो नहीं तो फिर उनको कंपलसरी नहीं है क्या उस तरह से, जैसे काफी काफी हाई फाई को स्कूल्स होती है सो लाइक उनको कंपलसरी नहीं होता क्या, या फिर ऐसे जो स्कूल्स रजिस्टर नहीं करते खुद को उनके खिलाफ कोई इसमें एक्शन की प्रोविजन जैसे आप? कार्रवाई नोटिस बिल्कुल। इशू किए, बहुत सारे स्कूल्स को नोटिस इशू किए, हियरिंग लगाया, ऐसा भी हुआ है। धीरे धीरे पकड़ में आते जा रहे हैं। सर एक चीज और होती है, अभी मैं सर्च कर रहा हूँ सीनियर केजी के लिए, तो मुझे हम्म, सीनियर केजी मिलेगा ही नहीं क्योंकि कोई भी स्कूल ने सीनियर केजी अपना लेवल रखा नहीं है, वो जूनियर ओके रखा है या नर्सरी रखा है या पहले रखा है। तो ये भी कभी होता है मेरे बाजू में, लेकिन मैं सर्च कर रहा हूँ सीनियर केजी नहीं दिखेगा उधर। एग्जैक्टली मतलब जो एंट्री लेवल है कोई नर्सरी का या ये कोई लेवल और एज अगर जूनियर मैच केजी। होगा तो स्कूल अगर उसने रजिस्टर उस हिसाब से किया है तो हमको सर्च करने में मिलेगा। हाँ ये बात अलग है, बहुत सारे स्कूल अभी भी पकड़ में आए ही नहीं है। जैसे अंबानी स्कूल ले लीजिए, हमारे बीकेसी के अंदर हमारे डीवाईडी वालों ने काफी ट्राई किया, अभी तक पकड़ में नहीं आए। हो सकता है आने वाले वर्ष में पकड़ में आ जाएगी रजिस्ट्रेशन करेंगे। अच्छा बहुत सर तब सारे तक इसका स्कूल जो उनके पास अच्छे अच्छे माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आ जाएगा। सर एक बहुत एक मेरा ही क्वेश्चन ये है, एक मेरा क्वेश्चन सर कि जैसे इसका ज्यूरिडिक्शन कैसे रहता है, जैसे भी आपका ठाणे म्यूनिसिपल, सपोज आपका मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक पूरा ज्यूरिडिक्शन हो गया, तो वैसे ठाणे में ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रहेगा या स्टेट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्टेट एजुकेशन ऑफिसर उनका रहेगा, किस तरह से इसका ज्यूरिडिक्शन, यानी कंप्लेंट अगर करना है तो थाने टीएमसी में थाने थाने डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो थाने हम्म, डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर स्टेट के होते हैं उनको हम्म, बाकी सारे एजुकेशन ऑफिसर रिपोर्ट करते हैं। जैसे थाने में जितनी 7-8 महानगर पालिका है वो ओके रिपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन, तो उसमें उनका जो अ, जिला परिषद का जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है वो चीफ माना जाता है। ओके ओके यूजुअली मतलब हमारे मुंबई महानगर पालिका में ऐसी स्थिति है नहीं। पूरे हम्म, पूरे मुंबई में जो प्राइमरी स्कूल्स है वो हम्म, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आ जाते हैं। इसमें ऐसा है सर, मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर जेडपी जी, और अगर थाना शहर अगर है, थाना शहर में कॉर्पोरेशन है ठीक है, लेकिन उसके बाजू में ही जेडपी स्टार्ट होता है। ऐसी सूरत में दोनों क्लब करते हैं। जैसे हमारे यहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट है, मुंबई डीवाईडी, मुंबई बीएमसी, मगर पेरेंट के लिए वो एक रखा गया है। ठीक है, हमारा इंटरनल ये है, लेकिन जब पेरेंट सर्च करेगा तो उसको दोनों में से स्कूल यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता है, वहां से भी कर सकता है। तो वो जो भी अगर थाने अगर है, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर वो स्कूल है, उससे जस्ट लगकर अगर जेडपी का स्टार्ट है तो पेरेंट अगर अप्लाई करेंगे, दोनों डिस्ट्रिक्ट क्लब रहेंगे, यहाँ का भी स्कूल सेलेक्ट कर सकता है, वहां का भी कर सकता है गूगल मैपिंग के जरिए से। ओके ओके, सो सर काफी सारे क्वेश्चंस हुए और काफी बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी जो है वो यहाँ पे शेयर हुई है। अभी भी काफी सारे लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं।
तो सर थैंक्स अ लॉट। बहुत इम्पोर्टेंट जो जानकारी है इस राइट टू एजुकेशन एक्ट के माध्यम से आप दोनों मान्यवरों ने दी है। सो थैंक्स अ लॉट किरीट कुडवे सर एंड थैंक्स अ लॉट खान सर। जो पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट हुए उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जो आज का जो बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है ये यहीं पे समाप्त हुआ, ऐसा मैं यहाँ पे घोषित करता हूँ। सर एक ही शुभ रात्रि रिक्वेस्ट सबको। है, एक थैंक हाँ यू वेरी सर मच। सर एक ही रिक्वेस्ट है सभी पार्टिसिपेंट्स को कि निसार सर जी ने जो आरटी 25% एडमिशंस पर जो फोकस किया है, वो अपने संपर्क में जितने भी लोग आपके आएंगे उनको प्लीज बताइए। लोगों में इसका अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है। मुंबई बिल्कुल। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए बहुत काम भी कर रही है। हमारे 41 हेल्प सेंटर्स है जहां पर ये हेल्प भी की जाती है। हमारे 12 यूआरसीज है, यूआरसीज में भी इसकी जानकारी दी जाती है। हम न्यूज़पेपर में इश्तिहार देते हैं, लेकिन माउथ पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माउथ पब्लिसिटी से अगर ये आरटी 25% एडमिशन प्रक्रिया को अगर लोग प्रमोट करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। यस थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ Thank एंड you. प्रेजेंटेशन सबसे इम्पोर्टेंट, आपका आपने जो मेहनत ली है प्रेजेंटेशन के लिए, दैट इज द वंडरफुल थिंग। आपने बहुत अच्छे से समझाया। सर आपको एंड बहुत मोस्ट सारे लोग बीच में पूछ रहे थे, उनको अगर पीपीटी चाहिए दे सकते हैं, हमारी तरफ से परमिशन है। पीडीएफ आपको मैंने शेयर किया है, जिसको भी चाहिए आप अपने माध्यम से दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, जिन्हें पीपीटी चाहिए मेरा जो नंबर है मोबाइल नंबर 8108016455 ये नंबर है। तो मैं उनको अगर पीपीटी चाहिए तो मैं सेंड कर लूंगा। और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो टॉक है हमारा, सारे जो हमारे स्पीकर्स के जो टॉक है वो संबोधि आईएएस एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है आईएएस संबोधि न्यूज, उस पे अपलोड होते हैं। तो आप लोगों को मेरी फिर से अपील रहेंगी, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल उन्होंने सब्सक्राइब करना चाहिए। और ये आपके कांटेक्ट में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और अभी सिंस जैसे सर ने कहा कि जनवरी से इसका स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन एडमिशंस का वगैरह, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो वीडियो है कम से कम ये वीडियो भी अगर लोगों तक पहुंचा तो काफी सारे लोगों को, पूरे महाराष्ट्र के लोगों को जो इस तरह से एडमिशन करना चाहते हैं अच्छे अच्छे स्कूल्स में, उनको ये पूरी जानकारी एक वीडियो के साथ ही इस 1.5 घंटे के वीडियो में मिल जाएंगी। तो मैं अपील करूंगा सबसे कि संबोधि का जो वीडियो है वो भी आप सब्सक्राइब करके उसको आप प्रमोट कीजिए। और निसार खान साहब के जो यूट्यूब पे मेरे ख्याल से स्वप्न पूर्ति सर ने मेंशन किया था, तो वो और जो भी स्वप्न, शॉर्ट फिल्म्स है, मैं आपको लिंक सब भेज दूंगा सर। हाँ हाँ, तो वो वो जो स्वप्न स्वप्न मूर्ति का पूर्ति भी है लिंक भेज उसको, देंगे, कुछ मैंने भी बनाए थे और भी लोगों ने बनाए, भेज देते हैं आपको सब। यस यस, तो उसको भी आप देख लीजिए सारे लोग। और सबसे इम्पोर्टेंट जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टूडेंट डॉट महाराष्ट्र की जो वेबसाइट है आरटी से रिलेटेड, तो जो मेरे जो स्टूडेंट्स है पढ़ाई करने वाले यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, एमपीएससी एंड ऑल दिस, तो उन लोगों ने उस पे जाके और थोड़ा सा रिसर्च करना, सर्चिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। सो थैंक्स अ लॉट एंड सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच कुडवे सर वंस अगेन एंड थैंक यू वेरी मच Khan sir once again, and thanks थैंक यू। all थैंक यू। participants. Good night, all of you. Thank you very much. थैंक Thank यू you, sir. everyone. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Yes.